Hello everyone, welcome to Learners Academy. So in this session we'll be discussing basic accounting terms. वो क्या होते हैं? देखिए अकाउंट्स को समझने के लिए हम लोगों को बेसिक जो इसके टर्म्स होते हैं वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है दैट अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अगर लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है तो उसके कुछ ऐसे टर्म्स भी होंगे जिसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो चलिए वो मीनिंग समझते हैं हर एक टर्म का, बिकॉज ये टर्म्स ऐसे हैं जो कि आपके पूरे अकाउंट्स के सब्जेक्ट में यूज़ होंगे. So it's very important that before proceeding to any chapter, before discussing any concept, it's very important that we should have a clear idea of basic accounting terms. So let's just start today's session. Okay, the first term that we'll be discussing is the business transaction. कि business transaction क्या होती है? तो देखिए कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन विच इज़ जिसमें पैसों का लेन देन है, विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है, विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स, सर्विसेज, वो क्या होती है? वो बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है. ठीक है, एक हम लोगों ने बहुत ही साधारण भाषा में इसको समझा है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है. जैसे कि हम लोग अगर कुछ भी, से फॉर एग्जांपल हम लोग किसी दुकान में गए, ठीक है, हमने बुक खरीदी, तो वो क्या हुई? आपने बुक परचेज करी, है ना. इन रिटर्न आपने क्या दिया? उसको पैसा दिया, है ना. तो वो क्या हो गई? बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई. क्यों बिजनेस ट्रांजेक्शन है? क्योंकि उसमें मनी इज इन्वॉल्व, उसमें एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, उसमें पैसे का लेन देन इन्वॉल्व है. आप कोई चीज़ के खरीदने के लिए आप पैसा दे रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को खरीदने के लिए, तो दैट मीन्स इट इज़ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन. तो चलिए इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं. इट इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक इवेंट एंटर्ड इनटू टू पार्टीज, मतलब कि दो पार्टीज में आप एंटर करते हो, दैट इनिशिएट्स द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज. मतलब कि आपने ट्रांजेक्शन करी, ठीक है. हम लोग अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिक जो चीज़ है अकाउंटिंग की क्या है कि आप लोग अकाउंटिंग क्यों बनाते हो? सो दैट यू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, इसका मेन मोटिव ही यही है. नाउ आपने कोई भी चीज़, अगर दो पार्टी के बीच में पैसों का लेन देन हो रहा है, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन हो रही है जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, सो दैट मीन्स इट इज़ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन. ठीक है, इट इज़ अ फाइनेंशियल इवेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विच ब्रिंग्स चेंज इन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन एंटरप्राइज. मतलब कि जो फर्म की या एंटरप्राइज की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, जैसे कि आपने सेल करी 50,000 की, तो इससे क्या होगा? फर्म को प्रॉफिट होगा, फर्म की रेवेन्यू जनरेट होगी. ये सारे टर्म्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. सो मेन आपको क्या याद रखना है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? जो इसमें पैसों का लेन देन है, उस ट्रांजेक्शन को बिजनेस ट्रांजेक्शन बोला जाता है. से फॉर एग्जाम्पल आपने सैलरी अपने स्टाफ को पे करी, ठीक है, आपने अपने स्टाफ को सैलरी पे करी, वो क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन है. आपने गुड्स बेचे वर्थ ₹50,000 या 1,000 या जितने के भी गुड्स बेचे, वो क्या है? आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन है. अब बिजनेस ट्रांजेक्शन भी देखिए दो तरीके की होती है. कैश ट्रांजेक्शन होती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है. कैश ट्रांजेक्शन क्या होती है कि जो आप गए बुक लेने, है ना, आप स्टेशनरी में गए, आपने बुक खरीदी, 1,000 रुपए की बुक थी, आपने हैंड टू उसी समय एट ए टाइम पेमेंट कर दी, वो क्या हो गई? कैश ट्रांजेक्शन हो गई. बट आप बुक खरीदने गए लेकिन आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपने बोला यू विल मेक द पेमेंट आफ्टर 7 days, तो वो क्या है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, यानी कि आप उधार पे चीज को लेकर आए हो. ओके, अब अकाउंट क्या होता है? अकाउंट के बारे में समझते हैं. देखिए अकाउंट क्या होता है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस pertaining to an individual firm or item under a particular head of account. ठीक है, तो अकाउंट क्या होता है कि जैसे हम लोग, इसको छोड़िए, आप ये समझिए. देखिए क्या होता है कि आपने, आपके बिजनेस में कितने तरीके की ट्रांजेक्शन्स होती हैं? सेल्स होती है, ठीक है, परचेज होती है, फिर आपका कोई कस्टमर हो गया, ठीक है, आप बिजनेस में सैलरी पे करते हो, ठीक है, आपने एक्सपेंसेस करे, फर्नीचर खरीदा, बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होती है. तो आप क्या करते हो? हर एक ट्रांजैक्शन का, हर एक चीज़ का अलग अलग एक अकाउंट बना लेते हो. जैसे सेल्स का आपने अलग अकाउंट बना लिया, कस्टमर का आपने अलग अकाउंट बना लिया. से फॉर एग्जांपल आपके दुकान पे कस्टमर आता है, उसका नाम है श्याम, उसका आपने अलग अकाउंट बना लिया. तो जितनी भी वो आपकी दुकान से परचेजेस करेगा, आप उसके अकाउंट में लिखते जाओगे.
तो अकाउंट क्या होता है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जो कि किसी पर्सन से रिलेटेड होती है या फर्म से रिलेटेड होती है। कोई आइटम होता है, जैसे सेल्स है तो सेल्स की ट्रांजैक्शन, मतलब एक महीने में आपने कितनी सेल्स करी, डेली बेसिस पे आप कितनी सेल्स कर रहे हो, कोई भी परचेज कर रहे हो तो आप क्या परचेज कर रहे हो, तो उसी एक अकाउंट के अंदर अंदर आप लिखते जाते हो। अकाउंट भी दो तरीके में डिवाइड होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। तो लेफ्ट साइड हमारा डेबिट साइड होता है, राइट साइड हमारा क्रेडिट साइड होता है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अपकमिंग चैप्टर्स में। अब हम लोग कैपिटल की बात करते हैं। थर्ड हमारा टर्म है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? देखिए, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है ना, आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल आप शर्ट्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब शर्ट्स का बिजनेस आपको स्टार्ट करना है। अब उस केस में आप बिजनेस ऐसे ही तो स्टार्ट नहीं कर लोगे। आपके पास 3 लाख रुपए हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आपने क्या किया, ये 3 लाख अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। उस 3 लाख का आपने क्या किया, स्टॉक खरीदा अपने बिजनेस के लिए और उससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब ये 3 लाख जो आपने लगाए हैं उसको क्या बोला जाएगा? उसे कैपिटल बोला जाएगा। ठीक है। सो कैपिटल क्या होता है? इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, मतलब कि जो ओनर होता है या पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप फर्म है जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगर वो है तो बहुत 2-3 पार्टनर है तो 2-3 पार्टनर मिलकर पैसा लगाते हैं। तो वो किस फॉर्म में पैसे लगा रहे हैं? आप कैश। अब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप कुछ असेट्स भी खरीदोगे, है ना। आपने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, है ना, और भी बहुत सारी चीजें आपने खरीदी, मशीनरी खरीदी। तो ये सारी चीजें लगाकर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो अगर कैश के फॉर्म में है, आपने सिर्फ कैश इन्वेस्ट किया है, या आपने फर्नीचर, मशीनरी ये सब खरीद के बिजनेस स्टार्ट किया। तो असेट्स किसे बोलते हैं? जो भी हमारे बिजनेस की संपत्ति होती है, जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी चीजें क्या होती है? हमारे बिजनेस की संपत्ति होती है। ठीक है। तो कैपिटल क्या होता है? एक तरीके से वो अमाउंट होता है जो कि एक प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इंटरनल लायबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी बोला जाता है? देखिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिजनेस, ठीक है, और ओनर, ये जो दोनों होते हैं, दे आर 2 सेपरेट एंटिटीज। ठीक है, दे आर 2 सेपरेट एंटिटीज। यानी कि जब अगर ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो बिजनेस को वो पैसा ओनर को वापस देना ही देना है। ठीक है, ओनर को, बिजनेस ने वो पैसा वापस देना ही देना है। बिजनेस को अलग माना जाएगा, ओनर को अलग माना जाएगा। तो जितना भी पैसा ओनर ने लगाया है बिजनेस में, एक तो उसे कैपिटल भी बोला जाता है और उसे इंटरनल लायबिलिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि बिजनेस को वो फंड्स ओनर को लौटाने हैं। तो एक तरीके से उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, उसको देने हैं वो फंड्स वापस, तो इसीलिए उसे इंटरनल लायबिलिटी बोला जाता है। इंटरनल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इट इज रिलेटेड टू ओनर जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द बिजनेस। ठीक है। इसे और क्या बोला जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी, प्रोप्राइटर्स फंड और नेटवर्थ, ये बोला जाता है। इन केस ऑफ कंपनीज के केस में क्या होता है? जो भी लोग कैपिटल में कंट्रीब्यूशन करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और उन्हें शेयर होल्डर्स भी बोला जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म से। नेक्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे। ठीक है। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स देखिए क्या होता है कि आपका बिजनेस है, ठीक है, उसमें फंड्स हैं 10 लाख। अब आपने अपने बिजनेस में से 1 लाख रुपए निकाल लिए और ये बिजनेस में से, अब क्योंकि बिजनेस और ओनर को अलग अलग माना जाता है ना, दे आर कंसिडर्ड एज सेपरेट एंटिटी। तो अब ये 1 लाख जो आपने निकाले, ये अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले, आपने बिजनेस के लिए नहीं निकाले। सो व्हाट डज इट मीन? जब भी आप फंड्स, या आप मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, आपका शर्ट्स का बिजनेस था, आपने 1 लाख की शर्ट्स निकाल ली अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा? ड्रॉइंग्स बोला जाएगा। ठीक है, इसे लेमैन लैंग्वेज में ऐसे ही समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं और डिटेल में कि क्या होता है ड्रॉइंग्स। इट इज द अमाउंट withdrawn or goods taken by the proprietor or partner for personal use. Goods so taken by the proprietor or partner are valued at their purchase cost. तो जो भी परचेज कॉस्ट होती है उसी पे उसे वैल्यू किया जाता है। ठीक है, उस पर कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं चार्ज किया जाता है। ड्राइंग्स क्या होती है कि जो हमारी ओनर की कैपिटल होती है, जो कि बिजनेस में होती है, उसको क्या करते हैं? रिड्यूस हो जाती है उससे। अब ये 10 लाख की कैपिटल थी, उसमें से 1 लाख ओनर ने निकाल ली, यानी कि कितनी कैपिटल बची बिजनेस में? 9 लाख रुपए बची। ठीक है,
सो ड्रॉइंग्स बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इज डेबिटेड टू द ड्रॉइंग्स अकाउंट। हम लोग ड्रॉइंग्स अकाउंट अलग से बनाते हैं अकाउंट्स में, उसे हम लोग क्या करते हैं, उसमें डेबिट करते हैं। इन चीज़ों को हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, इसमें कंफ्यूज, बस आपको इतना समझना है कि ड्रॉइंग्स क्या होता है। अब लाइबिलिटी की बात करते हैं। लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से आपकी जिम्मेदारी है कि आप, जैसे आपने जो भी सामान, जो भी चीज़ उधार पे ली है तो वो आपकी क्या हो जाती है, लाइबिलिटी हो जाती है ना। आपको वो सामान के या तो पेमेंट करनी है, जैसे आप बुक उधार पे लेकर आए, तो आप बुक उधार पे लेकर आए, 1000 की बुक थी, अब ये पेमेंट आपको करनी है, अभी ये पेमेंट अमाउंट ड्यू है, सो दैट मीन्स व्हाट इज इट, इसे हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, सो अमाउंट विच द बिजनेस ओज टू आउटसाइडर, मतलब कि जो बिजनेस को पैसा बाहर देना है, जैसे कि अगर उसने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने बैंक से लोन लिया है, तो वो क्या है, उसकी लाइबिलिटी है। अगर अपने बिजनेस के लिए उसने सप्लायर से माल क्रेडिट पे लिया है, क्रेडिट पे लिया है मतलब कि उधार पे लिया है, तो वो क्या हो गई, आपकी लाइबिलिटी हो गई। सो लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए असेट्स का फॉर्मूला होता है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और लाइबिलिटीज का क्या फॉर्मूला होता है, असेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है, जितने भी हमारे फर्म के असेट्स होते हैं उसमें से कैपिटल आप घटा दोगे, सो यू विल गेट लाइबिलिटी। एग्जाम्पल्स ऑफ लाइबिलिटीज देख लेते हैं। क्रेडिटर्स हो गए, क्रेडिटर्स मतलब कि जहां से आपने माल खरीदा है उधार पे। बिल्स पेबल हो गए, मतलब कि आपको जो पेमेंट करनी है, जैसे आप 1000 रुपए की बुक लेकर आए थे तो ये क्या हुआ, आपका बिल पेबल हुआ। अब बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक में से ओवरड्राफ्ट किया, मतलब आपने करंट अकाउंट खोला था, ठीक है, आपके पास एक लिमिट थी लेकिन उससे ज्यादा आपने पैसा विड्रॉ कर लिया, मतलब 1 लाख लिमिट थी उसमें करंट अकाउंट की। अब आपने, आपके अकाउंट में, करंट अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, लेकिन आपने कितने विड्रॉ कर लिए, 1.5 लाख विड्रॉ कर लिए, तो ये क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर बैंक लोन, सैलरी आउटस्टैंडिंग, मतलब आपको अपने स्टाफ को सैलरी देनी है, तो वो क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, अब लाइबिलिटी भी 2 तरीके की होती है, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। अब उससे समझते हैं। देखिए करंट लाइबिलिटी क्या होती है, वो लाइबिलिटीज विच आर पेएबल विद इन अ ईयर और विद इन अ ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, वो लाइबिलिटीज जिसे आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करना है या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे करना है। जैसे कि क्रेडिटर्स, जिससे आप माल उधार पे लेकर आए, वो आपको 1 साल से ज्यादा का पीरियड तो नहीं देगा ना क्रेडिट का। फिर आपको जो बिल्स पे करने हैं, आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन्स लिए हैं बैंक से, जैसे कि कैश क्रेडिट हो गया, ठीक है, ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सब क्या होता है, हमारी करंट लाइबिलिटी होती है, जिसे आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करना पड़ता है। फिर कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती है, दोज लाइबिलिटीज विच आर पेएबल आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और मोर देन अ ईयर, मतलब कि जो 1 साल से ज्यादा का टाइम लेती हैं पे करने के लिए। जैसे कि आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन लिया, वो क्या हो गया, आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म एडवांसेस बिजनेस के लिए लिए, वो भी आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स क्या होते हैं, जब आप फंड्स रेज करते हो अपने बिजनेस के लिए पब्लिक से, तो आप उनको कमिट करते हो, भाई ये पब्लिक आपको पैसा दे रही है आपके बिजनेस के लिए। अब आपने क्या किया, आप उस पब्लिक को प्रॉमिस करते हो कि आप से फॉर एग्जांपल 10% का इंटरेस्ट दोगे ही दोगे, तो उसे डिबेंचर्स बोलते हैं। तो जो फंड्स आप पब्लिक से बोरो करते हो और उस पर इंटरेस्ट पे करते हो और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हो, उसे डिबेंचर्स बोला जा रहा है। तो ये क्या होते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती हैं। आपको सिंपल वे में क्या चीज याद रखनी है, वो चीज, वो लाइबिलिटी जो आपकी 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, वो आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी होती है। और नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है, जो 1 साल से ऊपर होती है। ठीक है, अब असेट्स की बात करें, देखिए सिंपल भाषा में इसे समझते हैं तो असेट्स जो होते हैं आपकी संपत्ति होती है। दीज आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपने देखिए बिजनेस स्टार्ट किया, अब उसके लिए आपने एक लैंड खरीदी, फिर आपने उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई, उसमें आपने फर्नीचर खरीदा, आपने मशीनरी लगाई, ये सब क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी संपत्ति है। तो इसे क्या बोला जाएगा, ये आपके असेट्स हैं, आपकी फर्म के असेट्स हैं। अब आपने स्टॉक भी तो खरीदा, आपने गुड्स खरीदे, है ना, उसे फर्दर फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, तो वो क्या हो गए, ये भी आपके असेट्स हैं। लेकिन ये आपके कौन से असेट्स हैं, ये आपके करंट असेट्स में आएंगे, जिसे हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो
जो आपके पास कैश है, बैंक बैलेंस है, बैंक में आपके पास पैसा है, अगर आपको किसी से पैसा रिसीव करना है, से फॉर एग्जांपल आपने गुड्स बेचे और उधार पे बेचे, अब वो आपको पैसा कलेक्ट करना है, वो भी क्या हुए, आपके असेट्स हुए। ठीक है, सो बेसिकली दीज आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, कैश, बैंक, डेटर्स एंड रिसीवेबल्स। अब असेट्स भी दो तरीके के होते हैं, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स कौन से होते हैं, वो असेट्स जो कि कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, मतलब कि आप 12 महीने के अंदर अंदर उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे करंट असेट्स बोला जाता है। जैसे कि कैश तो कैश में ऑलरेडी है, बैंक बैलेंस, अब आप बैंक में से पैसा निकालेंगे तो कैश में कन्वर्ट हो गया। बिल्स रिसीवेबल, आपने किसी को उधार पे सामान बेचा और उससे आपने पेमेंट ली, पेमेंट आपको लेनी है तो बिल्स रिसीवेबल। ये आप ऐसा तो नहीं है ना कि 1 साल से ऊपर के लिए छोड़ देंगे, पैसा ही नहीं कलेक्ट करेंगे, वो आपको 1 साल के अंदर अंदर ही कलेक्ट करना है, तो वो आपके करंट एसेट्स हो गए। स्टॉक, जो आपके पास गुड्स हैं वो आप तुरंत तुरंत बेच कर उसे पैसा कमा सकते हैं, तो वो आपके करंट एसेट्स हैं। जो भी आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करी हैं कहीं, है ना, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हम कहीं ना कहीं करते हैं, कोई शेयर्स परचेज किया आपने किसी कंपनी के, तो वो आपके करंट एसेट्स हो गए। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने क्या किया, आपने कुछ आपको पेमेंट करनी थी, आपने कुछ एक्सपेंसेस पहले ही कर दिए, अब उसका बेनिफिट तो आपको आगे मिलेगा ही मिलेगा ना, तो वो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, तो वो भी आपके करंट एसेट्स हैं। अब नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं, विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जिसे आप 12 महीने के अंदर अंदर नहीं कन्वर्ट कर सकते। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, अब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लैंड और बिल्डिंग खरीदी, तो क्या आप उसे तुरंत तुरंत बेच कर पैसा ले लेंगे, नहीं भाई। आप अगर लैंड और बिल्डिंग अपना बिजनेस करने के लिए लेते हो तो वो सालों साल चलता है ना, इसीलिए हम लोग इसे तुरंत तुरंत नहीं कर सकते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। फिर सिमिलरली फर्नीचर, इतनी जल्दी तो हम लोग अपना फर्नीचर, मशीनरी, कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या हमारी गुडविल, गुडविल क्या होती है, ये हमारी रेपुटेशन होती है मार्केट में, ठीक है, जो कि सालों साल चलती है। मतलब कि आप अगर किसी कंपनी से या किसी फर्म का प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, आप ये देखकर खरीद रहे हो भाई कि उसकी गुडविल है, उसकी रेपुटेशन है, मार्केट में नाम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हमें आईफोन खरीदना है, क्यों खरीदना है, क्योंकि उनकी गुडविल है, उनकी रेपुटेशन है मार्केट में। सो दैट्स वाई हम लोग क्या इनको बेच सकते हैं तुरंत तुरंत, नहीं बेच सकते हैं ना। सो दीज आर नोन एज नॉन करंट एसेट्स। तो याद कर लोगे ना आप, दो तरीके के असेट्स होते हैं, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नॉन करंट एसेट्स जो हमारे होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, जैसे कि टैंजिबल हो गया, इनटैंजिबल। देखिए नाम से ही समझ आ रहा है, टैंजिबल मतलब क्या होती है, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर है, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग है, तो ये सब हमारे क्या है, टैंजिबल एसेट्स है। इनटैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जिनकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जैसे कि गुडविल, क्या आप उसे देख सकते हो, नहीं। आप जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्या इसे देख सकते हो, टच कर सकते हो, नहीं, है ना। तो दीज आर इनटैंजिबल एसेट्स। अब फिक्टिशियस एसेट्स भी आपको टर्म काफी देखने को मिलेगा, है ना। तो ये क्या होता है कि ये एक तरीके से लॉसेस होते हैं बिजनेस के, जो कि बिजनेस राइट ऑफ नहीं करती है, ठीक है। बिजनेस ने जिसे राइट ऑफ नहीं किया होता है, उन लॉसेस को बोला जाता है फिक्टिशियस एसेट्स। जैसे कि मान लीजिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, है ना, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे उसके लिए कुछ एडवर्टीजमेंट भी करनी पड़ेगी, है ना। अब जैसे मेरा नया नया बिजनेस है, उसे कोई जानता नहीं है, तो उसको कि लोग मेरे बिजनेस को जाने पहचाने, उसके लिए मैं एडवर्टीजमेंट करती हूँ। तो अब ये जो मेरा एडवर्टीजमेंट का इनिशियल खर्चा मान लीजिए 5 लाख हो गया, है ना। अब लेकिन ये 5 लाख क्या होगा, इसका बेनिफिट मुझे आगे आने वाले कितने सालों में, 7-8 साल, 9-10 साल तक मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है, फिक्टिशियस एसेट्स, जिसे हम एक ही बार अपने अकाउंट्स में राइट ऑफ नहीं कर देते, हम लोग धीरे धीरे हर साल रिकॉर्ड करके इसे राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। और डिटेल में हम लोग समझेंगे जब हम लोग और आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, सो वील डिस्कस इट इन मोर डिटेल। तो अभी समझने के लिए इतना ही काफी है आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट टर्म पे हम लोग आते हैं रिसीट्स। रिसीट्स क्या होता है, जो भी आपने अमाउंट रिसीव किया,
से फॉर एग्जांपल आपने अपने बिजनेस में से गुड्स, आपका शर्ट्स का बिजनेस है, अब आपने शर्ट्स बेची, एक दिन में आपने बेची 5 शर्ट्स, ठीक है, और उन 5 शर्ट्स का नाम क्या था, 5000। तो आपको ये जो 5000 मिल रहे हैं, ये क्या है, आपकी रिसीट, या आप अमाउंट रिसीव्ड कर रहे हो बाय सेलिंग द गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। या अगर आपके फर्म में कोई असेट्स हैं, अगर आप असेट्स बेच रहे हो तो वो क्या हुई, आपकी रिसीट हुई, उससे अगर आपको इन रिटर्न पैसा मिल रहा है तो उसे रिसीट बोला जाएगा। 2 तरीके की रिसीट्स होती हैं, एक कैपिटल रिसीट होती है, एक रेवेन्यू रिसीट होती है। कैपिटल रिसीट क्या होती है, द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय बिजनेस एंटिटी फ्रॉम प्रोप्राइटर और पार्टनर्स एज कैपिटल और मनी बाय वे ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स और बाय रेजिंग अ लोन, और अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, जैसे कि आपने लैंड बेची, बिल्डिंग बेची, मशीनरी बेची, फर्नीचर बेचा, तो उससे जो आपको पैसा आएगा उसे कैपिटल रिसीट बोला जाता है। या अगर आपने कोई भी शेयर्स इशू किए हैं आपके बिजनेस ने फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग फंड्स, तो उसे क्या बोला जाता है, कैपिटल रिसीट बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया ना आप सभी को? किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइएगा मुझे। क्या होता है कि अगर आपने कोई भी अपने फिक्स्ड एसेट्स बेचे हैं तो आप उसमें से आपको जो पैसा मिल रहा है उसे कैपिटल रिसीट मिलेगा, बोला जाएगा। मतलब कि जो इन चीज़ों से आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है, अगर आप वो बेचकर पैसा कमा रहे हो तो उसे कैपिटल रिसीट बोला जाएगा। और जो रेवेन्यू रिसीट होती है वो क्या होती है, जैसे कि आप जो भी रेगुलर अपना बिजनेस कर रहे हो, जैसे कि गुड्स बेच रहे हो, कमीशन, अगर आपको कोई कमीशन मिल गई, अगर आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे दी है तो रेंट का पैसा अगर आपके पास आ रहा है, कोई इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि रेवेन्यू रिसीट होती हैं, बेसिकली जो हमारी डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होती हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या, एक्सपेंडिचर। सिमिलरली एक्सपेंडिचर भी होता है। कितने तरीके का एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखिए एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो भी आप पैसा खर्च करते हैं, जो भी आप पैसा खर्च करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अक्वायरिंग एनी पर्टिकुलर असेट, मतलब कि आपने मान लीजिए कोई फर्नीचर खरीदा, उसके लिए आपने जो पैसा लगाया, पैसा खर्च किया, उसे क्या बोला जाएगा, एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। सिमिलरली आप अपने बिजनेस के लिए गुड्स खरीद रहे हो तो उसमें आप पैसा खर्च कर रहे हो ना, तो उसे एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। सो इट इज अ पेमेंट फॉर अ बेनिफिट रिसीव, बेसिकली आप किसी चीज को पाने के लिए उसके लिए पेमेंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने रेंट पे किया, सैलरी दी, परचेज किए गुड्स, लैंड मशीनरी परचेज करी। अच्छा, ये भी 2 तरीके के होते हैं, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि अगर आपने कोई भी फिक्स्ड असेट्स खरीदे एक्सक्यूज मी, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। अब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे आपने कोई भी गुड्स खरीदे अपने बिजनेस के लिए, आपने सैलरी पे करी या रेंट दिया या एडवर्टीजमेंट का कोई भी खर्चा, ये सारी चीजें क्या होती है, आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है, बेसिकली जो आपकी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने कोई असेट खरीदा, से फॉर एग्जाम्पल मशीनरी खरीदी, अब उस मशीनरी की कॉस्ट थी 5 lakhs। अब लेकिन उस मशीनरी को लाने तक का खर्चा, फिर आपके बिजनेस में इंस्टॉल करने तक का खर्चा, मतलब उस पर फ्रेट या कैरेज चार्जेस लगे, फिर उसे इंस्टॉल करने के अलग से चार्जेस लगे, तो कुल मिला के 50,000 आपके और लग गए। तो इस मशीनरी का टोटल खर्चा, इसे क्या बोला जाएगा, मशीनरी की कॉस्ट आएगी। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इस फ्रेट को, कैरेज को, या कोई भी मशीनरी को इंस्टॉल करने का भी जो खर्चा होता है, तो उसे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है, ठीक है। सो बेनिफिट ऑफ दीज असेट्स अक्रू टू फर्म ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये जो भी हम खर्चा करते हैं इसका बेनिफिट हमको आने वाले बहुत साल तक मिलता है, तो इसीलिए हम लोग उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो हमें शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना, साल भर के लिए होता है, हमारी डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड होता है, इसीलिए हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब एक्सपेंस की बात करें तो ये भी एक तरीके से सेम ही है। ये क्या होता है, कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेलिंग पर्पस, मतलब कि जो कॉस्ट आप अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में लगाते हो, बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, है ना, रीसेल पर्पस के लिए, उसको कॉस्ट को क्या बोला जाता है, एक्सपेंस बोला जाता है। तो कितने तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना, जो भी आपने गुड्स बेचे उसकी जो भी कॉस्टिंग आ रही है आपके लिए, उसे एक्सपेंस बोला जाता है। अमाउंट पेड फॉर जनरल बिजनेस एक्सपेंसेस, जैसे कि आपने सैलरी दी, है ना, आपने रेंट पे किया, आपने एडवर्टीजमेंट किया, स्टेशनरी खरीदी,
तो ये सब क्या है, हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड हो जाती हैं। ठीक है। डेप्रिसिएशन, आपने क्या किया, मतलब आपके फिक्स्ड एसेट्स थे, अब उसके ऊपर आप क्या करते हो, हर साल जैसे आपकी 5 लाख की मशीनरी थी, अब हर साल उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने 5 लाख की मशीनरी खरीदी आज की डेट में, तो 5 साल के बाद उसकी वैल्यू 5 लाख ही होगी, नहीं, सेम तो नहीं होगी, इसकी वैल्यू घटती जाएगी। सो उस जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसे क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन बोला जाता है। तो एक तरीके से ये बिजनेस का एक्सपेंस होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज चार्ज टू और डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, सो वी वोंट बी डिस्कसिंग दिस। सो आपको समझ में आया एक्सपेंस क्या होता है। अब हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, देखिए आपने क्या किया, 1000 के से फॉर एग्जाम्पल गुड्स बनाए और आपने उसे 1500 में बेचे। तो ये जो 500 रुपए का आपका डिफरेंस आ रहा है, इसे क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट बोला जाएगा। समझ में आया। ये क्या है, आपकी कॉस्ट है, और ये क्या है, आपकी रेवेन्यू है ना। आपने 1000 की चीज को 1500 में बेचा, तो वो आपकी रेवेन्यू हुई। अब इसके ऊपर जो भी एक्सेस अमाउंट है, जैसे कि 500 रुपए, इससे क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट बोला जाएगा। सो प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और ओवर टोटल एक्सपेंसेस, मतलब कि जो एक्सेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं ऑफ द बिजनेस एंटिटी फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। इट इज ग्रॉस प्रॉफिट, इसे ग्रॉस प्रॉफिट भी होता है और नेट प्रॉफिट में भी डिवाइड किया गया है। दो तरीके के प्रॉफिट होते हैं, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन जो भी आपने सेल्स रेवेन्यू करी है, सेल्स करी है, और उस पर आपको जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट लगी है, उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है। जैसे कि आपने 1500 रुपए की शर्ट बेची और 1000 उसकी कॉस्टिंग थी, तो इसमें जो प्रॉफिट आ रहा है इट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट क्या होता है, इसमें से आप क्या कर दो, जितने भी आपके एक्सपेंसेस लगे, व्हेन ऑल द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, फाइनेंशियल या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि आपने सैलरी पे करी, ठीक है, आपने और क्या आपके एक्सपेंसेस हुए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हुए, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं ना हमारे बिजनेस के। तो वो सारी चीजें जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलता है। ये और ज्यादा डिटेल में आपको कब समझ आएगा, जब हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे, है ना, बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे, तो ये चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। तो इसमें परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, कि ये ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ आएगा, बहुत सारा इजी है, बट अभी आपको रफली चीज़ों को समझना है। ओके, चीज़ों को और डिटेल में आप कब समझोगे, जब आप एक्चुअल में उसे करोगे। अब गेन की बात करते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, बिजनेस को अचानक से कोई प्रॉफिट हो जाता है, अचानक से कोई गेन हो जाता है, कोई मुनाफा हो जाता है, कोई फायदा हो जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, गेन किया जाता है, जो उसके डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है लेकिन इंसिडेंटल है। से फॉर एग्जाम्पल उसने अचानक से अपना कोई फिक्स्ड एसेट बेच दिया बिजनेस ने, और उस पे उसको गेन हो गया। 5 लाख की चीज थी और उसने उस बेच दी 5,50,000 की फिक्स्ड एसेट्स, है ना, जो कि उसके डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। ओल्ड फर्नीचर था, उसने 5,50,000 में बेच दिया, तो ये उसका क्या हुआ, बिजनेस का गेन हो गया। कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स थी बिजनेस की जो उन्होंने बेची और उनको फायदा हुआ, तो उसे गेन बोला जाएगा, बेसिकली विच इज नॉट रिलेटेड टू द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। ओके, लॉस क्या होता है, मतलब कि आपने 1000 रुपए की शर्ट बनाई, आपकी कॉस्टिंग थी, लेकिन आपने उसे 800 रुपए में बेचा। अब ये क्या हो गया, 200 रुपए का तो आपको नुकसान हो गया ना, उसे क्या बोला जाएगा, लॉस बोला जाएगा। परचेजेस क्या होता है, जो भी आप अपने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदते हो, जैसे कि आपने शर्ट्स का बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, अब आपने अगर शर्ट्स अपने बिजनेस के लिए खरीदी है तो उसे क्या बोला जाएगा, परचेजेस बोला जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा है, तो या कोई भी मशीनरी खरीदी है, ठीक है, मतलब कि बेसिकली उन गुड्स के लिए या अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो उन्हें ये परचेजेस नहीं बोला जाएगा। तो एक चीज आपको सिंपल भाषा में याद रखनी है कि परचेजेस किसे बोला जाता है, जो भी आप अपने बिजनेस के लिए खरीद रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। फॉर एग्जाम्पल आपका मार्बल्स और टाइल्स का बिजनेस है, ठीक है, अब आपने टाइल्स खरीदी अपने बिजनेस के लिए आगे बेचने के लिए, तो उसे क्या बोला जाएगा, परचेजेस।
ठीक है। लेकिन अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हो तो उसे परचेजेस नहीं बोला जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है, फर्नीचर का बिजनेस है, आप फर्नीचर खरीदते हैं और बेचते हैं। अब आपने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, तो उसे क्या बोला जाएगा? परचेजेस बोला जाएगा। ठीक है, इस केस में उसे परचेजेस बोला जाएगा। क्लियर हो गया? ये सिंपल भाषा में समझ आ गया आपको? सो परचेजेस क्या होते हैं? दीज आर द प्रोडक्ट्स विद द फर्म इज डीलिंग और परचेजिंग फॉर सेल पर्पसेस। इन ट्रेडिंग कंसर्न्स गुड्स आर परचेज फॉर रीसेल पर्पसेस, while in manufacturing concerns raw materials are purchased for further processing। जैसे मैन्युफैक्चरिंग का मेरा बिजनेस है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? रॉ मटेरियल खरीदूंगी, उसको मैं अपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगी, तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा? परचेजेस होगा, क्योंकि मैं उस रॉ मटेरियल से गुड्स को बना रही हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यही परचेजेस आपकी कैश परचेज भी हो सकती है, क्रेडिट परचेज भी हो सकती है। यानी कि कैश परचेज क्या हुई? आपने ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दी, वो आपकी कैश परचेज हो गई। अब आपने उसकी पेमेंट बाद में करनी है, 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, तो वो आपकी क्या हुई? क्रेडिट परचेज हुई। अब हम लोग लास्ट टर्म आज का डिस्कस करते हैं, परचेज रिटर्न क्या होता है। से फॉर एग्जाम्पल आपने 20,000 के गुड्स परचेज किए थे, है ना, उसमें से 5,000 के गुड्स खराब निकल आए, डिफेक्टिव निकल आए। अब आपने क्या किया? बोला अब आप इसे रखोगे तो हो नहीं, आप ऑब्वियस ही बात है सेलर के पास जाओगे, भाई तुमने 5,000 का हमें माल खराब दे दिया है, तो आप ये 5,000 के गुड्स रिटर्न कर दोगे। तो जो आपने खरीदा उसमें से आपने रिटर्न किया, उसे परचेज रिटर्न बोला जाएगा। तो अब आपके पास कितने के गुड्स बचे? आपने 20,000 के गुड्स खरीदे थे, 5,000 के गुड्स वापस कर दिए, आपके पास 15,000 बचे, है ना, 15,000 के गुड्स बचे, 5,000 के निकल गए। सो समझ में आया आपको परचेज रिटर्न क्या होता है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने काफ़ी सारे अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस कर लिए हैं। सारे डिस्कस करना एक ही सेशन में बहुत मुश्किल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे अकाउंटिंग टर्म्स समझ में आए होंगे। अच्छी लगी हो वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, एक लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। एंड या थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग लर्नर्स अकेडमी। थैंक्स अ लॉट।